नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमारा पहला टॉपिक था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। लास्ट क्लास में हमने इस पे बेस्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी देख लिए। आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो राजस्थान है वो किन किन भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। तो राजस्थान है वो उसमें 4 भौतिक प्रदेश हैं। वो कौन कौन से हैं 4 भौतिक प्रदेश? पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली। तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान और चौथा भौतिक प्रदेश है हाड़ौती या दक्षिण पूर्वी पठार या फिर इसको माल प्रदेश भी बोलते हैं। यानी कि जो राजस्थान है वो 4 भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम पश्चिम से बात करें, मैप से समझ लेते हैं इसको। अगर हम पश्चिम से बात करें तो सबसे पहले आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। इसको मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश भी बोल सकते हैं या फिर देखो ये उत्तर और पश्चिम ये कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भी बोलते हैं। जो दूसरा भौतिक प्रदेश है वो है अरावली। अब अरावली मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्यवर्ती अरावली भी बोलते हैं। तो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो क्या है? पूर्वी मैदान। ये क्या है? राजस्थान के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसको पूर्वी मैदान बोलते हैं। और जो चौथा भौतिक प्रदेश है वो है हाड़ौती का पठार। ये कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व में, इसलिए इसको दक्षिण पूर्वी पठार भी बोलते हैं या फिर इसको हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है, इसे माल प्रदेश भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माल प्रदेश जो है वो कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो वो हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी जो पठार है उसी का दूसरा नाम है माल प्रदेश। तो ये हमने बेसिकली जो 4 राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं जिनसे कि मिलकर राजस्थान बना हुआ है उनके बारे में हमने देख लिया। अब ये वाला जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है ये स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम चारों भौतिक प्रदेश को अलग अलग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पे मैप में देखा है चारों भौतिक प्रदेश को, कौन से भौतिक प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से भौतिक प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं। मैप को देखकर, आपको ऐसे याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप मैप में देखना, उसके बाद देखना आप इस मैप में भी देख सकते हो कि कौन से भौतिक प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे, आप एक बार देखना जरूर इसको। तो आगे अगर बात की जाए चारों भौतिक प्रदेश की तुलना करते हुए हम एक साथ इनको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला भौतिक प्रदेश है वो मरुस्थल है। सबसे पहले हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं। अगर जो मरुस्थल भौतिक प्रदेश है उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61% यानी कि लगभग 61% जो क्षेत्र है उसमें मरुस्थल भौतिक प्रदेश जो है वो फैला हुआ है। अगर अरावली की बात की जाए तो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग में अरावली फैली हुई है। तीसरा है पूर्वी मैदान, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग 23% क्षेत्रफल में जो पूर्वी मैदान वाला भाग है वो फैला हुआ है। और चौथा है हाड़ौती। तो हाड़ौती के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो लगभग 7% भाग में हाड़ौती फैला हुआ है। तो अगर इससे हम देखें कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? मरुस्थल का। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, यहीं पे देखो क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे क्रम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो हम क्षेत्रफल से अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? मरुस्थल का। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो गया मरुस्थल वाला भाग। दूसरे नंबर पे किसका है? पूर्वी मैदान का। तो दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो गया पूर्वी मैदान। और तीसरे नंबर पे है अरावली और सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वो है हाड़ौती वाला भाग। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जो मरुस्थल वाला भाग है उसमें लगभग 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अगर अरावली की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 10% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। अब देखो अरावली क्या है? पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतों में जो जनसंख्या है वो कम निवास करती है। और ये क्या है? मरुस्थल, मरुस्थलीय भाग है, लगभग जनसंख्या यहीं पे निवास करती है।
पूर्वी मैदान, यहाँ पे भी लगभग मरुस्थलीय भाग के लगभग बराबर ही जनसंख्या निवास करती है, उससे थोड़ी कम, यानी कि 39% जो जनसंख्या है वो पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है। हाड़ौती की बात की जाए तो लगभग 11% जनसंख्या है वो हाड़ौती वाले भाग में निवास करती है। हाड़ौती भी क्या है, पठारी भाग है, तो पर्वतीय और पठारी भाग में जो जनसंख्या है वो कम निवास करेगी, जो मरुस्थलीय और मैदानी भाग है वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ये हमने जनसंख्या देख ली। अगर इनके निर्माण काल की बात की जाए तो जो मरुस्थल वाला भाग है इसका जो निर्माण काल हुआ था सीनोजोइक काल में, जो कि टर्सरी व प्लिस्टोसीन काल दोनों से मिलकर बना हुआ काल है। तो अगर अलग अलग आ जाए कि मरुस्थल का निर्माण काल क्या है, आपसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में सीनोजोइक काल आता है तो भी आंसर होगा, या फिर ऑप्शन में अगर टर्सरी व प्लिस्टोसीन काल आता है तो वो भी आंसर होगा। अरावली के निर्माण काल की अगर बात की जाए तो वो है प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ था। अगर पूर्वी मैदान के निर्माण काल की बात की जाए तो प्लिस्टोसीन काल में पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ था। आपको इन शब्दों पे नहीं जाना है कि इनका मतलब क्या है, आपको याद रखना है कि इनका निर्माण कब हुआ था। हाड़ौती के निर्माण काल की अगर बात की जाए तो वो हुआ था क्रिटेशियस काल में। तो इनको ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सारा डेटा चारों भौतिक प्रदेश का एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है, ताकि आपको इनकी तुलना करके अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये वाली जो टेबल है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर जिलों की बात की जाए तो मरुस्थल में लगभग कितने जिले शामिल हैं, तो कई जगह पे 12 जिले शामिल किए जाते हैं और कई जगह पे 13 जिले शामिल किए जाते हैं। सिरोही का जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है वो भी शामिल किया जाता है। अगर अरावली की बात की जाए कि अरावली में मेनली कितने जिले हैं, अरावली में 13 जिले शामिल किया जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 7 जिलों को ही माना जाता है। पूर्वी मैदानी वाला जो भाग है यहाँ पे 10 जिले शामिल किए जाते हैं और हाड़ौती वाले भाग में 7 जिले शामिल किए जाते हैं। अगर आप इन जिलों का टोटल करते हो तो वो 33 जिलों से ज्यादा हो रहा है। क्यों होगा? क्योंकि एक प्रदेश के अंदर एक ही जिला दोनों प्रदेश में शामिल हो सकता है। जैसे कि मरुस्थल में अगर कोई जिला शामिल है तो वो अरावली वाले भाग में भी शामिल होगा, अरावली में कोई जिला अगर शामिल है तो वो पूर्वी मैदान वाले भाग में भी शामिल होगा, क्योंकि वो उनके बॉर्डर पे होंगे दोनों। अगर यहाँ पे मिट्टी की बात की जाए तो जो हमारा मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है यहाँ पे कैसी रेतीली या फिर जिसको हम बलुई मिट्टी भी बोलते हैं, इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अरावली में हमने पहले ही देखा था, अरावली एक पर्वत है तो यहाँ पे पर्वतीय या फिर पर्वतों में वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पर्वतीय या फिर वनीय मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी या फिर कच्छारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान वाला भाग है, इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर हाड़ौती वाले भाग की बात की जाए तो पठारी भाग है और पठारी भाग में काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी पाई जाती है। अगर इनकी जलवायु की बात की जाए, चारों भौतिक प्रदेशों के जलवायु की बात की जाए, मरुस्थल वाले भाग की जो जलवायु है वहाँ पे शुष्क या फिर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अगर अरावली वाले भाग की बात की जाए तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदान की बात की जाए तो यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इनको हम डिटेल में जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर हाड़ौती वाले भाग की बात की जाए तो अति आर्द्र यानी कि सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो हाड़ौती वाले भाग में होती है। अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो मरुस्थल की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 200 से 300 मीटर है। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई है 930 मीटर। सबसे ऊंचा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अरावली है। कितनी ऊंचाई है? 930 मीटर। अगर पूर्वी मैदान की बात की जाए तो 50 से 100 मीटर। जो मैदानी और मरुस्थल वाला भाग होता है इसकी ऊंचाई कम होती है, पर्वत और पठारों की ऊंचाई ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा पर्वतीय भाग की ऊंचाई है, फिर पठारी वाले भाग की ऊंचाई है, उसके बाद मरुस्थल वाले भाग की, और जो मैदानी वाला भाग है उसकी ऊंचाई सबसे कम है। अगर हाड़ौती वाले भाग की बात की जाए तो उसकी ऊंचाई है 430 मीटर। अगर इनकी अलग अलग विशेषताएं देखें कि कौन से भौतिक प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले अगर मरुस्थलीय भाग की देखे जाए तो अगर हम क्षेत्रफल वाइज बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका था? सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ भौतिक प्रदेश
ये था मरुस्थल भौतिक प्रदेश। तो ये क्या है, सबसे बड़ा है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला, इसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। जो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है या उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है, इसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। और जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला भौतिक प्रदेश है। अगर अरावली की बात की जाए तो ऊंचाई में सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है, सबसे प्राचीनतम है। ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, इन चारों भौतिक प्रदेश में जो अरावली है वो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है और जो पूर्वी मैदान है वो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि कई जगह मरुस्थल वाले भाग को नवीनतम भौतिक प्रदेश बोला जाता है, लेकिन जो ज्यादा सही आंसर है वो पूर्वी मैदान है। किसी भी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। तो इसीलिए क्योंकि नदियां बहती रहती हैं, नदी बहेगी, अवसाद अपने साथ लेके आएगी, अवसाद जमा होने से मैदान का निर्माण होगा। तो जो मैदानों का निर्माण है वो लगातार होता जा रहा है, इसलिए मैदान वाला जो पूर्वी मैदान वाला जो भौतिक प्रदेश है वो नवीनतम बना हुआ भौतिक प्रदेश है। यहाँ अगर जनघनत्व की बात की जाए यानी कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा कौन से भाग में है, पूर्वी मैदान में। यहाँ की जो मिट्टी है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए सर्वाधिक खाद्यान्न है वो पूर्वी मैदान वाले भौतिक प्रदेश में होता है। और हाड़ौती वाला भाग जो है वो सबसे छोटा है, ये जो है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ये हमने यहाँ पे चारों भौतिक प्रदेश की जो मुख्य बातें थी उनकी एक साथ तुलना करते हुए देख ली। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इस टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा जाता है कि सभी प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा है। तो सिरोही ऐसा जिला है, राजस्थान का सिरोही जिला ऐसा है जहाँ पे सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमने देखा था कि सिरोही का उत्तर पश्चिम वाला भाग जो है वो मरुस्थल में भी शामिल है। तो वहाँ की जलवायु कैसी थी, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु। तो सिरोही की शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु भी होगी। सिरोही अरावली वाले भाग में भी स्थित है तो इसलिए वहाँ पे उपाद्र जलवायु भी हो गई। तो सिरोही ऐसा जिला है जो कि सभी प्रकार की जलवायु वहाँ पे पाई जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो हमने चारों भौतिक प्रदेश को एक साथ देखा था, अब हम एक एक भौतिक प्रदेश को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को। तो हमारा जो पहला भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या फिर इसको क्या बोला जाता है, थार का मरुस्थल। ये किसका हिस्सा है, तैथिस सागर का हिस्सा है। जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, तब हमने देखा था जो राजस्थान है वो जी और टी यानी जीटी से हम याद रख रहे थे, गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर का हिस्सा है। उसमें से उत्तर पश्चिम मरुस्थल वाला भौतिक प्रदेश है, ये इनमें से तैथिस सागर का हिस्सा है। अब ये पैलियो आर्कटिक क्या है, आप इस पे अभी मत जाना, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि पैलियो आर्कटिक क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन सहारा मरुस्थल का भाग है। डायरेक्ट कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको सीधा सीधा इसको याद रखना है। अगर दैनिक तापांतर की बात की जाए तो ये भी सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल वाले भाग का है। दैनिक तापांतर का मतलब क्या हो गया कि एक दिन में तापमान में जो अंतर है, यानी एक बार बहुत ज्यादा एक बार बहुत कम, तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा किसका है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग या फिर थार का मरुस्थल हम इसको बोल सकते हैं। निर्माण काल हमने देख लिया, टर्सरी व प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। इन दोनों को एक साथ हम बोल सकते हैं सीनोजोइक काल। अगर विस्तार की बात की जाए मरुस्थलीय भाग की तो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई की बात की जाए तो 300 किलोमीटर में है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो वो है 200 से 300 मीटर। अगर मरुस्थल के ढाल की बात की जाए तो मरुस्थल का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो गया ढाल, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो मरुस्थल का ढाल क्या है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम, ये मरुस्थल का ढाल है। और इसी वजह से राजस्थान में जो नदियों का ढाल रहता है वो भी क्या रहता है, यानी मरुस्थल वाले भाग में जो नदियां हैं उनका भी ढाल क्या रहता है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो लूणी नदी है उसका ढाल भी क्या है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम।
औसत वर्षा की बात की जाए मरुस्थलीय भाग की, तो वहां 20 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अब अगर हम बात करें कि जो मरुस्थलीय भाग है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक शुष्क मरुस्थल है और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल है। जो शुष्क मरुस्थल है उसे महान मरुभूमि मरुस्थल भी बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं रेतीला शुष्क मरुस्थल, किसी भी नाम से आपको मिल सकता है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है शुष्क मरुस्थल वाले भाग में? 0 से 25 सेंटीमीटर। तो आपसे डेफिनेशन यानी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि शुष्क मरुस्थल क्या है? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला भौतिक प्रदेश शुष्क मरुस्थल कहलाता है। यहाँ पे शुष्क मरुस्थल के भी दो भाग होते हैं, एक है बालुका स्तूप युक्त भौतिक प्रदेश और एक बालुका स्तूप मुक्त शुष्क मरुस्थल। यहाँ पे हम समझते हैं कि बालुका स्तूप है क्या। रेगिस्तान में जब पवनें चलती हैं तो पवनें अपने साथ क्या है? मिट्टी को लेके चलती हैं। पवनों के चलने से मिट्टी का जमाव होने से अलग अलग संरचना बनती है। तो जो बनने वाली संरचना होती है वही क्या कहलाती है? बालुका स्तूप। अगर इसको हम बिल्कुल सीधी भाषा में समझें तो जो रेत के टीले होते हैं, रेगिस्तान में जब हवाएं चलती हैं तो जो मिट्टी है वो उड़ती है। मिट्टी के उड़ने से वो मिट्टी कहीं ना कहीं जब हवाएं रुकती हैं तो मिट्टी कहीं पे जाके जम जाती है, तो उससे क्या बन जाते हैं? रेत के टीले बन जाते हैं। अब वो जो टीले बनते हैं जरूरी नहीं है कि सेम ही संरचना, उनकी जो संरचना है, उनकी जो आकृति है वो सेम बने, अलग अलग आकृति में भी बन सकते हैं। तो अलग अलग संरचना के आधार पे अलग अलग प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं, जिनको कि हम आगे देखने वाले हैं। तो बालुका स्तूप आपको क्लियर हो गया होगा। बालुका, यहाँ पे बालुका से मतलब है बलुई मिट्टी और स्तूप का मतलब है टीले, यानी कि जो बलुई मिट्टी से बनने वाले टीलों को ही बालुका स्तूप बोला जाता है। तो मरुस्थल है उसमें एक तो बालुका स्तूप युक्त मरुस्थल है, यानी कि ऐसा मरुस्थल जिसमें कि बालुका स्तूप पाए जाते हैं, यानी रेतीले टीले पाए जाते हैं। और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त। अब ये चीज क्या है? कोई चीज मुक्त हो गई, इसका मतलब वहां पे बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। तो दूसरा हो गया ऐसा मरुस्थल जहाँ पे बालुका स्तूप यानी कि रेत के टीले नहीं पाए जाते, और एक ऐसा मरुस्थल हो गया शुष्क मरुस्थल में जहाँ पे रेत के टीले पाए जाते हैं। दूसरा मरुस्थल है यहाँ पे अर्ध शुष्क मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के ये दो भाग पड़ रहे हैं, पहला था शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है वो कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल है उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर शुष्क मरुस्थल की बात की जाए तो इस शुष्क मरुस्थल वाले भाग को राठी प्रदेश भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में राठी प्रदेश की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि राठी प्रदेश क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला भौतिक प्रदेश राठी प्रदेश कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है वो राठी प्रदेश कहलाता है। शुष्क मरुस्थल पूछे तब तो आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन अगर राठी प्रदेश आ जाता है तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राठी प्रदेश का मतलब भी क्या हुआ? शुष्क मरुस्थल है, यानी कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है वही राठी प्रदेश कहलाता है। शुष्क मरुस्थल के हमने दो भाग देखे थे, पहला है बालुका स्तूप मुक्त देखा था हमने, यानी कि मुक्त है, ये वाला जो मरुस्थल है वो बालुका स्तूप से मुक्त है। यहाँ पे बालुका स्तूप यानी रेत के जो टीले हैं वो नहीं बनते। मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 41.5%। ये क्षेत्रफल जो है ये पूछ लिया जाता है कि मरुस्थल का कितना हिस्सा है वो बालुका स्तूप मुक्त है और कितना हिस्सा है वो बालुका स्तूप युक्त है। तो आपको दोनों प्रतिशत अलग अलग याद रखने हैं कि कितने मरुस्थल के कितने प्रतिशत में बालुका स्तूप युक्त है और कितने प्रतिशत बालुका स्तूप मुक्त है। यहाँ पे बालुका के स्तूप नहीं बनने का कारण क्या है? क्यों नहीं बन रहे यहाँ पे बालुका स्तूप? तो यहाँ का जो मरुस्थल है वो पथरीला मरुस्थल है। अब कंकर पत्थर वाला मरुस्थल है, जब यहाँ पे पथरीला मरुस्थल है तो रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती, इसीलिए यहाँ पे बालुका स्तूप नहीं बनते। और ये वाला भाग कितना है? 41.5%। इसको आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हमसे पूछता है कि हमादा क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि हमादा क्या है। तो जो पथरीला मरुस्थल होता है वही हमादा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हमादा क्या है, सीधा सीधा पूछ सकता है। जो पथरीला मरुस्थल होता है वही हमादा कहलाता है।
अगर इस क्षेत्र के विस्तार की बात की जाए कि जो बालूका स्तूप मुक्त वाला जो क्षेत्र है वो उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो मुख्यतः जैसलमेर के पोखरण में, रामगढ़ में और लोदरवा में। जैसलमेर की जो 3 जगह हैं जहाँ पे मुख्यतः बालूका स्तूप मुक्त वाला जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो बाड़मेर जिले में भी इसका विस्तार है और जोधपुर जिले में भी इस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, यानी पथरीला मरुस्थल। दूसरा हमने देखा था बालूका स्तूप युक्त, यानी कि यहाँ पे बालूका स्तूप बनते हैं। क्षेत्र कितना था? 58.5%। हमने देख लिया था पहले ही बालूका स्तूप बनने का कारण, पवनें चलती हैं, पवनों के चलने से मिट्टी का जमाव होता है और मिट्टी के जमने से कोई ना कोई संरचना बनती है। तो जो बनने वाली संरचना होती है वो बालूका स्तूप कहलाती है। अब संरचना तो अलग अलग प्रकार की बन सकती है, किसी भी प्रकार की संरचना बन सकती है, तो संरचना के आधार पे बालूका स्तूप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं बालूका स्तूप एवं उसके प्रकार। तो बालूका स्तूप हमने देख लिया, बालूका ढेर या फिर क्या होता है, टीला होता है। पवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव होता है, कोई ना कोई संरचना बनती है, तो बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? बालूका स्तूप कहलाती है। बालूका स्तूप के निर्माण में अपर्दन तथा निक्षेपण दोनों प्रक्रियाओं का योगदान होता है। अपर्दन का क्या मतलब हुआ? मिट्टी का कटाव होना, और निक्षेपण का मतलब हो गया मिट्टी का जमाव होना। जब बालूका स्तूप बनता है तो वहां पे मिट्टी का कटाव भी होता है और मिट्टी का जमाव भी होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बालूका स्तूप के निर्माण में अपर्दन तथा निक्षेपण दोनों क्रियाओं का योगदान होता है। सबसे ज्यादा जो स्थानांतरण होता है बालूका स्तूप का वो होता है मार्च से जुलाई के टाइम में, क्योंकि राजस्थान में मार्च से जुलाई में जो तापमान होता है वो सर्वाधिक होता है। इस टाइम पे अपने यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, यानी कि लू चलती हैं, तो इस टाइम पे क्या है, तापमान सबसे ज्यादा है, तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण पवनें जो हैं वो तेज गति से चलती हैं, जिससे कि बालूका स्तूप का स्थानांतरण होता है। जितनी ज्यादा गति होगी पवन की उतना ही बालूका स्तूप का स्थानांतरण होगा। अगर पवनों की गति कम है तो स्थानांतरण कम होगा। तो मार्च से जुलाई का जो टाइम है उसमें सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। अब जुलाई के लगभग क्या आ जाता है? मॉनसून आ जाता है, जिससे कि तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाएगा तो वायुदाब बढ़ने लग जाएगा, जिससे पवनों की जो गति है वो धीरे हो जाएगी और बालूका स्तूप का जो स्थानांतरण है वो भी धीरे हो जाएगा। एक होता है लहरदार बालूका स्तूप। इस प्रकार के बालूका स्तूप होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? धोरे कहा जाता है इनको। एक स्थानांतरण या गतिशील बालूका स्तूप हमने देखा है। मान लो ये कोई बालूका स्तूप बना हुआ है, अब तेज हवाएं चल रही हैं, तेज गति चल रही है, तो आगे स्थानांतरित हो गया बालूका स्तूप, वापिस आगे स्थानांतरित हो गया। तो इस प्रकार के बालूका स्तूप क्या कहा जाता है? धैर्यन कहा जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि धैर्यन क्या है? स्थानांतरित या फिर जो गतिशील बालूका स्तूप है वो धैर्यन कहलाता है, और जो लहरदार बालूका स्तूप है वो क्या है? धोरे कहलाता है। जो धैर्यन और धोरे हैं वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये हम देख लेते हैं कि बालूका स्तूप कैसे दिखते हैं। इस प्रकार के दिखते हैं बालूका स्तूप। अपन ने खूब देखे हैं, गांव जाते हैं खूब यहाँ पे रेत के टीले, वही बालूका स्तूप हो गए। अब अगर बात की जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बालूका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। और अगर हमसे पूछे कि सभी प्रकार के बालूका स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं, तो अलग अलग ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक बालूका स्तूप, तब क्या होगा? जैसलमेर होगा। अगर हमसे पूछे कि सभी प्रकार के बालूका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है जोधपुर। अब हम देखते हैं बालूका स्तूप के प्रकार। ये हमने थोड़ा बालूका स्तूप के बारे में देखा था, अब देखते हैं बालूका स्तूप के प्रकार। अगर प्रकारों की बात की जाए तो जो पहला प्रकार है वो है बरखान बालूका स्तूप। पहला क्या है? बरखान बालूका स्तूप। बरखान बालूका स्तूप कब बनता है? जब पवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, तो जो बनने वाला बालूका स्तूप है वो क्या कहलाता है? बरखान बालूका स्तूप होता है। ये जो बरखान बालूका स्तूप है सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? शेखावाटी में बनते हैं, और शेखावाटी में भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा बनते हैं चूरू में। बरखान प्रकार का बालूका स्तूप है वो इर्ग प्रकार के मरुस्थल में बनते हैं। इर्ग मरुस्थल कौन सा होता है? देखो मरुस्थल के 3 भाग होते हैं, मतलब 3 प्रकार का मरुस्थल होता है। कौन कौन से होते हैं? एक हमने देखा था हमादा होता है, तो हमादा कौन सा होता है?
पथरीला मरुस्थल, हमादा क्या हो जाएगा, पथरीला मरुस्थल हो जाएगा। दूसरा है इर्ग मरुस्थल, इर्ग मरुस्थल होता है रेतीला मरुस्थल। और तीसरा है रेग मरुस्थल, रेग मरुस्थल क्या होता है, पथरीला प्लस रेतीला दोनों प्रकार का मरुस्थल, पथरीला भी और रेतीला भी, वो क्या कहलाएगा, रेग मरुस्थल। तो जो बरखान बनते हैं वो किस में बनते हैं, रेतीले मरुस्थल में बनते हैं। अगर बरखान की आकृति की बात की जाए तो बरखान बनता है इस प्रकार का, ये देखो अर्धचंद्राकार आकृति हो गई, ये बन रहा है बरखान बालू का स्तूप। इसमें पवनों की दिशा क्या होगी, ये वाली पवनों की दिशा होती है। जो अर्धचंद्राकार आकृति का जो उठा हुआ भाग है इस साइड होती है पवनों की दिशा बरखान में। अब जो पैराबोलिक दूसरा प्रकार है पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये क्या बनता है, ये बरखान के एकदम विपरीत बनने वाला बालू का स्तूप है। ये देखो बरखान हो गया, तो जो पैराबोलिक है या फिर परवलयाकार है या फिर जो हेयरपिन बालू का स्तूप भी बोला जाता है इसको, ये देखो कैसा बन रहा है, ये बन रहा है बरखान के एकदम विपरीत। अब बरखान में पवनों की दिशा क्या रहती है, उठे हुए भाग की तरफ से, और परवलयाकार बालू का स्तूप में जो पवनों की दिशा होती है वो होती है अर्धचंद्राकार भाग वाला जो धसा हुआ भाग है उस तरफ पवनों की दिशा होती है। तो पैराबोलिक का वो कैसा बन रहा है, बरखान के एकदम विपरीत बनने वाला बालू का स्तूप है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बरखान के विपरीत बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो वो है परवलयाकार या फिर पैराबोलिक या फिर इसको बोल सकते हैं कि हेयर पिन बालू का स्तूप। ये क्या बनता है, बरखान के विपरीत बनने वाला बालू का स्तूप है। ये महिलाओं के बालों की क्लिप जैसी आकृति वाला बालू का स्तूप भी इसे बोला जाता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि महिलाओं के बालों की क्लिप जैसी आकृति वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो वो है पैराबोलिक, इसका नाम अन्य नाम है प्रवलयाकार या फिर हेयर पिन बालू का स्तूप, इसका कोई भी नाम आ सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप है, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बालू का स्तूप बनता है वो परवलयाकार बालू का स्तूप बनता है। ये भी इर्ग प्रकार के मरुस्थल में बनते हैं यानी कि रेतीले मरुस्थल में बनते हैं। तीसरा प्रकार है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा हो गया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कैसे बनता है, जब पवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव पवनों की दिशा के समकोणीय होता है तो जो बनने वाला बालू का स्तूप है वो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगर इसमें पवनों की दिशा ये है तो बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, तो ये क्या हो गए, इसके समकोणीय हो गए। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनेंगे वो कहलाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगर देखो यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं, बालू का स्तूप बन रहे हैं, तो इसमें पवनों की दिशा अगर ये वाली होती है तो ये क्या हो गई, बालू का स्तूप के समकोणीय हो गई। तो इस प्रकार के बनने वाले अगर पवनों की दिशा ये हो तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का। इस प्रकार की जो बालू का स्तूप हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर और जोधपुर में। जो बरखान बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण भी हम बोल सकते हैं। बरखान कैसा बन रहा था, इस प्रकार का बन रहा था, कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, पवनों की दिशा क्या थी, अब देखो ये क्या बन रहा है, इसके समकोणीय बन रहा है। तो जो बरखान बालू का स्तूप है उसे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का उदाहरण भी बोल सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बरखान किस प्रकार का बालू का स्तूप है, तो हम बोल सकते हैं कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। रेत प्रकार के मरुस्थल में बनते हैं यानी रेतीला प्लस पथरीला। नेक्स्ट हमारा प्रकार है अनुधेरे या फिर इसको बोलते हैं रेखीय बालू का स्तूप। ये कैसे बनता है, जब पवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव पवनों की दिशा के समानांतर, यानी यही पवनों की दिशा भी यही है और बालू का स्तूप भी ऐसे ही बन रहा है, इस प्रकार बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है, अनुधेरे बालू का स्तूप। ये क्या बनता है, पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप हो गया। सबसे ज्यादा बनता है जैसलमेर के रामगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में। एक सीप बालू का स्तूप है जिसे कि हम आगे पढ़ेंगे, वो भी क्या है, अनुधेरे बालू का स्तूप का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं इसको। रेग प्रकार के मरुस्थल में बनते हैं। ये किस प्रकार के मरुस्थल में बन रहा है, रेग प्रकार के मरुस्थल में, यानी कि रेतीला और पथरीला दोनों प्रकार के मरुस्थल में बनता है। अब देखो ये वाला, इसमें बालू का स्तूप कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। पवनों की दिशा भी क्या होगी, ये वाली होगी। तो पवनों की दिशा इसमें क्या हो रही है,
बालुका स्तूप के समानांतर, तो ये कैसा हो जाएगा फिर, अनुधेरे बालुका स्तूप। नेक्स्ट हमारा है तारानुमा बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूप कैसे बनता है, जब रेतीले मरुस्थल में अनियमित हवाओं के चलने से बनने वाला बालुका स्तूप होता है। इसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं बनती हैं, इस प्रकार का बालुका स्तूप बन जाता है। तो ये तारे जैसी आकृति बन रही है, इसलिए इसे तारानुमा बालुका स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ बनते हैं, तो सबसे ज्यादा बनते हैं जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण में, उसके बाद बनते हैं गंगानगर के सूरतगढ़ में। नेक्स्ट बालुका स्तूप है सीप बालुका स्तूप। तो जो सीप प्रकार का बालुका स्तूप है, ये जब बरखान बन रहा होता है, तो बरखान के निर्माण के दौरान अगर पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की जो एक भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार से बनने वाली जो आकृति है वो कहलाती है सीप बालुका स्तूप। कैसे बनता है देखते हैं। हमने देखा था कि ये बरखान बन रहा है। बरखान क्या था, अर्धचंद्राकार आकृति था। पवनों की दिशा अर्धचंद्राकार में उठे हुए भाग की तरफ बरखान में पवनों की दिशा होती है। अगर इसमें पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अब अगर पवनें इस दिशा से आ रही हैं तो ये वाली जो भुजा है ये आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो बनने वाला बालुका स्तूप है वो कहलाता है सीप बालुका स्तूप। अब देखो इसमें पवनों की दिशा ये वाली है और बालुका स्तूप कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पवनों की दिशा के समानांतर बन रहा है, इसलिए ये जो बालुका स्तूप है, सीप बालुका स्तूप है, वो अनुधेरे बालुका स्तूप का उदाहरण हम बोल सकते हैं। सीप बालुका स्तूप क्या हो जाएगा, अनुधेरे बालुका स्तूप का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जो बरखान बालुका स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का एग्जाम्पल हो जाएगा। कंपैरिजन करके पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो जो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो जो बनने वाली संरचना है वो क्या कहलाती है, सीप बालुका स्तूप। इसमें इस प्रकार से भी बन सकता है। ये क्या था हमारा, ये बरखान की आकृति है। बरखान में पवनों की दिशा ये वाली होती है। अगर हमने ये वाली दिशा देख ली, अगर पवनों की दिशा ये हो जाए तो जो ये ऊपर वाली भुजा है ये आगे की तरफ बढ़ जाएगी, तब भी क्या बनेगा, तो इस प्रकार से बनने वाला जो बालुका स्तूप है वो भी सीप बालुका स्तूप कहलाएगा। इसमें भी पवनों की दिशा के समानांतर हो गया। अब ये बालुका स्तूप भी ऐसे ही बन रहा है, पवनों की दिशा भी ऐसे ही, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अनुधेरे बालुका स्तूप का। नेक्स्ट हमारा है स्कर कापीस या फिर श्रब कापीस या फिर इसको बोलते हैं नेबखा बालुका स्तूप। वनस्पति या फिर झाड़ियों के आसपास या उनके किनारे बनने वाले जो छोटे बालुका स्तूप हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी मरुस्थल में अगर झाड़ियां हैं तो उनके पास में मिट्टी का जमाव हो जाता है। तो इस प्रकार जो छोटे छोटे बनने वाले बालुका स्तूप हैं वनस्पति या फिर झाड़ियों के पास में या उनके किनारे, वो क्या कहलाते हैं, स्कर कापीस या फिर श्रब कापीस या उनको बोलते हैं नेबखा बालुका स्तूप। नेक्स्ट है नेटवर्क बालुका स्तूप। तो अर्धचंद्राकार आकृति वाले बालुका स्तूप हैं, उनकी एक श्रेणी बन जाती है इसमें। जैसे कि हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों की एक श्रेणी बनी हुई है। तो इस प्रकार के बालुका स्तूप में क्या है, यानी उनका एक नेटवर्क बन जाता है। जो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप हैं उनका एक यहाँ पे नेटवर्क टाइप बन जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बालुका स्तूप। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप हैं उनकी एक श्रेणी बनी हुई होती है। ये भी क्या है, इर्ग प्रकार के मरुस्थल में पाए जाते हैं इस प्रकार के बालुका स्तूप, यानी कि रेतीले मरुस्थल में बनते हैं। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी भाग में इस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा हिसार और चूरू वाला जो भाग है वहां पे इस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बालुका स्तूप और बालुका स्तूप के जो प्रकार हैं उनको भी समझ लिया। यहाँ पे हमारा जो शुष्क मरुस्थल वाला भाग है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पश्चिमी मरुस्थल है, उसके 2 भाग थे, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसमें से हमने जो शुष्क मरुस्थल वाला भाग है वो देख लिया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।